नमस्कार और स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। देखिए, इतिहास अक्सर उन सेनाओं के नाम लिखा जाता है जो युद्ध के मैदान में आमने सामने लड़ती हैं, राइट? लेकिन सच कहूं तो इतिहास की कुछ सबसे बड़ी जीतें परछाइयों के बीच एकदम खामोशी से लड़ी जाती हैं। आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक ऐतिहासिक और टर्निंग पॉइंट का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसा पल जहां सिर्फ हथियारों ने नहीं बल्कि अचूक खुफिया जानकारी ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है 1971 के उस सीक्रेट मिशन की जिसने भारत की खुफिया ताकत की नींव को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए, दिसंबर 1971 की वो बेहद ठंडी रात। जगह है ढाका का गवर्नर हाउस। अचानक पूरे इलाके की बत्तियां गुल हो जाती हैं। चारों तरफ एकदम घना अंधेरा। और फिर कुछ ही मिनटों के अंदर भारतीय वायुसेना के बम पूरी सटीकता के साथ सीधे उसी इमारत के आसपास गिरते हैं। अंदर जो टॉप पाकिस्तानी अधिकारी बैठे थे वो घबराहट में तुरंत अंडरग्राउंड बंकर्स की तरफ भागने लगते हैं। अब समझ रहे हैं, ये कोई रूटीन मिलिट्री एक्शन नहीं था। घुप अंधेरे में किया गया ये पिन पॉइंट स्ट्राइक इतना सटीक था कि इसने रातों रात दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, सेना को इतने घने अंधेरे में ठीक उसी जगह पर हमला करने की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली? ठीक है, चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। आपको बता दूं कि ये कोई तुक्का या अंदाजा बिल्कुल नहीं था। ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सीधे दुश्मन की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली दीवारों के भीतर से निकाली गई थी। उस रात ढाका में सिर्फ बम नहीं गिरे थे, बल्कि उस रात एक नई बेहद ताकतवर खुफिया फोर्स ने दुनिया के सामने अपनी असली क्षमता साबित की थी। लेकिन इस खुफिया ताकत के जन्म को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। भाग एक गुप्त बल का जन्म। देखिए, 1962 के युद्ध में देश को एक बहुत बड़ा और करारा झटका लगा था। हमारी खुफिया सूचनाएं अधूरी थी, असेसमेंट गलत साबित हुए और फैसले लेने में बहुत देर हो गई। इसके ठीक बाद 1965 का युद्ध आया। इन दो बड़े युद्धों ने हमें एक बहुत ही कड़वा लेकिन ज़रूरी सबक दिया कि भाई, सिर्फ सैन्य ताकत होना ही काफ़ी नहीं है। सही जानकारी, सटीक विश्लेषण और समय पर मिलने वाली चेतावनी, असल में यही आपके सबसे बड़े हथियार होते हैं। इसी भारी जरूरत को समझते हुए 1968 में भारत ने अपनी बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ की स्थापना की। और हैरानी की बात यह थी कि इस एकदम नई एजेंसी के पास खुद को साबित करने के लिए समय बहुत ही कम था। इस नई एजेंसी को खड़ा करने और दिशा देने की जो भारी जिम्मेदारी थी वो सौंपी गई आर.एन. काओ को। उनके बारे में जो कहा जाता है वो स्क्रीन पर इस कोट में बिल्कुल सटीक बैठता है। एक बेहद शांत, कम बोलने वाले लेकिन असाधारण रणनीतिक दिमाग वाले अधिकारी। अब उनका टास्क कोई बच्चों का खेल नहीं था। उन्हें एक ऐसी एजेंसी बनानी थी जो देश की सीमाओं के पार जाके सोच सके और बिना किसी शोर शराबे के सॉलिड रिजल्ट्स ला सके। उस दौर में संसाधन ना के बराबर थे, लेकिन आर.एन. काओ का विजन एकदम क्रिस्टल क्लियर था। तो आइए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे अनफोल्ड होता है। भाग 2, 1971 का सूचना युद्ध। ये वो मोड़ था जिसने पूरे सिनेरियो को पलट कर रख दिया। पूरी पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल अपने चरम पर थी। चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को भारी बहुमत मिला, लेकिन उन्हें सत्ता नहीं दी गई। फिर मार्च 1971 में शुरू हुआ भयंकर सैन्य दमन और लाखों शरणार्थी अपनी जान बचाकर सीमा पार करने लगे। अब यह सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं था, हमारे लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती बन चुका था। इस चुनौती को देखते हुए एजेंसी ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत ग्राउंड पर अपने सीक्रेट नेटवर्क बिछाने शुरू कर दिए। लोकल कॉन्टैक्ट्स बनाए गए और मुक्ति वाहिनी के साथ ऐसा गहरा कोऑर्डिनेशन बैठाया गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्हें गुपचुप तरीके से हथियार और ट्रेनिंग दी गई। लेकिन यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या था? वो था दुश्मन की एक एक हरकत को ट्रैक करना। उनके सैनिक कहाँ जमा हो रहे हैं, सप्लाई रूट्स क्या हैं, उनके लीडर्स क्या प्लान कर रहे हैं, इन सब पर बात जैसी नजर रखी गई। सीरियसली, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी, ये पूरी तरह से एक फुल स्केल अंडरकवर इंफॉर्मेशन वॉर था। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा था। लोकल कॉन्टैक्ट से जो भी जानकारी मिलती, रॉ उसका बारीकी से विश्लेषण करता और फिर वो सीधे भारतीय सेना की स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन जाती। एकदम सीमलेस पाइपलाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर 1971 में जब युद्ध औपचारिक तौर पर शुरू हुआ, उससे बहुत पहले ही भारतीय सेना की टेबल पर दुश्मन की तैनाती, उनके कम्युनिकेशन हब्स और उनकी सारी कमजोरियों का पूरा नक्शा मौजूद था। अब सवाल है कि सालों की यह खामोश तैयारी अपने क्लाइमैक्स पर कैसे पहुंची। चलिए देखते हैं भाग 3 में जीत और रणनीतिक प्रमाण। वापस चलते हैं ढाका के उसी गवर्नर हाउस वाले इंसिडेंट पर। वो जो रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक हुई थी ना, वो सिर्फ ईंट पत्थर गिराने के लिए नहीं थी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबल था। ये दुश्मन की लीडरशिप को सीधा और खौफनाक मैसेज था
कि बॉस, अब तुम्हारा कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारी जो सबसे सेफ और छुपी हुई जगहें हैं वो भी अब हमारे राडार पर हैं। मिलिट्री एक्शन तो वो था ही, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर इसने दुश्मन को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। और इस पूरी मास्टर क्लास स्ट्रैटेजी का जो फाइनल रिजल्ट था वो स्क्रीन पर दिख रहे इस एक नंबर में सिमटा हुआ है, 16, यानी 16 दिसंबर 1971, इतिहास का वो दिन जब ढाका में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण हुआ और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। अगर आप ध्यान दें तो ये जीत सिर्फ बंदूकों और तोपों की नहीं थी, ये इंटेलिजेंस, कूटनीति और मिलिट्री के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की एक ऐसी ऐतिहासिक मिसाल थी जिसे आज भी याद किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं, सफलता कभी भी रुकने का नाम नहीं होती, वो अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आती है। भाग 4, नई चुनौतियां। 1971 की उस बड़ी जीत ने एजेंसी को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, लेकिन आने वाले दशकों ने यह भी साबित कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का परिदृश्य कितनी तेजी से बदल सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, खतरे और भी कॉम्प्लेक्स होते गए। 1980 के दशक में श्रीलंका के तमिल संघर्ष ने एक बहुत ही उलझी हुई राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। खासकर 1991 के बाद हमें अपनी पूरी रणनीतिक सोच को बदलना पड़ा। फिर आया 1999 का कारगिल युद्ध, जिसने ये उजागर किया कि ऊंचाई वाले इलाकों में घुसपैठ को तुरंत डिटेक्ट करने में अभी भी गैप्स हैं। इसके बाद सिस्टम में बड़े लेवल पर संरचनात्मक सुधार हुए और फिर 2008 के मुंबई हमलों ने एक और कड़वी सच्चाई दिखाई कि इंटेलिजेंस मिलने और उस पर ऑन ग्राउंड एक्शन होने के बीच जो अंतर है उसे हर हाल में भरना होगा। हर एक बड़े संकट ने इस तंत्र को मजबूर किया कि वो खुद को और बेहतर और अडेप्टिव बनाए। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि कैसे इंटेलिजेंस जुटाने का पूरा तरीका ही शिफ्ट हो गया। 70 के दशक में यानी 1971 के टाइम पर सारा फोकस्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस पर था, मतलब लोकल लोग, जासूस और जमीनी नेटवर्क। लेकिन आज 2000 के दशक के बाद से गेम पूरी तरह से टेक्निकल इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस पर शिफ्ट हो चुका है। आज की दुनिया में सैटेलाइट इमेजरी, कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करना और साइबर वॉरफेयर यही सुरक्षा के नए हथियार बन चुके हैं। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। भाग 5, परछाइयों में विरासत। देखिए, आज भी इस एजेंसी का 90% काम पर्दे के पीछे एकदम गोपनीय रहता है, लेकिन 1971 का वो मिशन हमेशा के लिए इसके अस्तित्व का सबसे बड़ा आधार रहेगा। उस एक ऑपरेशन ने इंटेलिजेंस को सिर्फ जानकारी जुटाने वाले काम से उठाकर सीधे भारत की नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बिल्कुल सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। इसने ये बात एकदम पत्थर की लकीर कर दी कि अगर सही समय पर सही सूचना मिल जाए तो वो पूरा का पूरा युद्ध पलट सकती है। और इस पूरे विश्लेषण के अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या महज एक फाइल या हवा में तैरता एक कोडेड वायरलेस सिग्नल सच में दुनिया का नक्शा बदल सकता है? 1971 की उस ठंडी रात में ढाका के आसमान में गूंजते उन धमाकों ने इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए दे दिया है। कभी-कभी जो काम परछाइयों में एकदम खामोशी से किए जाते हैं ना, वही इतिहास की दिशा को सबसे ताकतवर तरीके से मोड़ देते हैं। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।